morning, dear student. I Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Sandhi for class 7. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको कक्षा 7 के लिए संधि प्रकरण का अध्यापन कराऊंगा। आप लोग सन्निहित होकर के सुनिए और उसे यथास्थान पर लिखिए भी। तो संधि, जैसा मैं पहले से ही चर्चा कर रहा हूँ, संधि क्या होती है? वर्णा नाम सहिता संधि, संहिता संज्ञा साथ वर्णों की अत्यधिक समीपता को संधि कहते हैं, या निकटतम दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। आप इसे पढ़ चुके हैं और मैं पूरा स्वर संधि भी आपको पढ़ा चुका हूँ। निकटतम दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो हम चलते हैं, एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। निकटतम दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि उसे कहते हैं जब स्वर के पास एक दूसरा स्वर आता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन और स्वर या व्यंजन और व्यंजन जब मिलते हैं तो जहाँ पर विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन कोई भी आता है, इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग और विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन कोई आए, उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलते हैं स्वर संधि की ओर। और स्वर संधि आपने पढ़ा होगा कि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यण संधि और 5वां जो होता है अयादि संधि। ये 5 हम पढ़ा चुके हैं आपको। दीर्घ संधि आकाश बाणे दीर्घ, जहाँ आ या आ ई ओ री के बाद, आ ई ओ री के बाद, हिंदी में तो री होता है, री होता नहीं, आ ई ओ री के बाद कोई समान स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे पुस्तक दानालय, नदी दनीश, नदीश, पुस्तक दानालय, पुस्तकालय आदि। गुणे संधि, आद गुण, आ या आ के बाद यदि ई बड़ा ई या ऊ या बड़ा ऊ आता है तो आ प्लस आ धन छोटा ई और बड़ा ई मिलकर के ए बनाते हैं, और आ धन बड़ा ऊ या बड़ा ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं? गुण संधि। जैसे राम धन ईश, रमा धन ईश मान लेते हैं। रामा धन ईश रमेश, आ और ई मिलकर के ए हो गया। इसी तरह भानु राम, गंगा धन उदकम मिल करके क्या हो जाएगा? गंगोदकम। आ और ओ मिल करके ओ हो गया। तो ये रहा गुण संधि। वृद्धि संधि की ओर चलते हैं। और वृद्धि की संधि की परिभाषा सूत्र होता है वृद्धि रेच। तो अ या आ के बाद यदि ए ऐ ओ अ आता है तो आ धन ए मिला करके हो जाता है ओ अ, और आ धन ई मिला करके आ या आ के बाद यदि ए ऐ ओ अ आता है तो आ और ए मिल करके ऐ हो जाते हैं, अ और ओ मिल करके औ हो जाते हैं। ये वृद्धि संधि रहा। जैसे कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण एकत्वम ऐ हो जाएगा। गंगा धन होगा गंगा उगा, ये हो जाएंगे वृद्धि संधि। यण संधि, ई को यणची, ई का स्थान है यण साथ अच्छी संहितायाम विषय। तो इक आ ई ओ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पे वह, री के स्थान पे र और री के स्थान पे ला हो जाता है।
जैसे इति धन आदि इत्यादि। शूधन आगतम स्वागतम। आगे मातृधन अनुमति मात्रा अनुमति ये अयादि संधि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ, ओ का ए का ऐ का आय और ओ का औ और औ का औ हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये संधि है, अयादि संधि, और ये थोड़ा कठिन भी है। अतः इसको नायका नेधन अका नयधन का नायक। अच्छा, नेधन अना नयना, पोधन अना पवना और बोधन अना भवना। गाय धन का गायक, नय धन का नायक, पौधन का पावक, भावधनु का भावक। ये रहे आपके स्वर संधि। अब हम यहाँ तक आपको रिवाइज करके अब हम चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि व्यंजन संधि ये स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि आता है। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने पर, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आप लोग इसकी परिभाषा, व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। तो पहला हम देखते हैं त या द के बाद च छ होने पर त का च हो जाता है, ज का झ हो जाता है, त का ध हो जाता है, द का त द का ज हो जाता है। इस तरह आप देखेंगे का नियम जो आपके पुस्तक में दिया गया है। का नियम क्या दिया गया है? त या द के बाद, त या द के बाद दोनों व्यंजन है के बाद त द त वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण हैं। त प्रथम और तृतीय, त थ द के बाद च छ होने पर, च या छ होने पर, च छ होने पर त का च और ज या झ होने पर त का च हो जाता है। त का च तथा इसमें और दिया गया है कि ज या झ होने पर, ज या झ होने पर त द का ज हो जाता है। ज या झ होने पर, ज या झ होने पर त तथा द का झ हो जाता है। त इसका जो हो जाता है ज हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है, ज हो जाता है। ये त या द के बाद च छ हो तो त का च हो जाता है। यदि त या द के बाद ज या झ आए तो त या द का ज हो जाता है। ये नियम है। त या द के बाद यदि च या छ आए तो त का च हो जाता है। त या द के बाद यदि ज या झ आए तो उसके स्थान पे ज हो जाता है। ये ज या झ आने पर उसके स्थान पे ज हो जाता है। जैसे उत्तधन उच्चारण, उत्तधन उत्तधन चारण, उत्तधन चारण। यह त के बाद च आया तो त का च हो जाएगा उच्चारण, ये हो जाएगा उच्चारण। यह पहला नियम हुआ। दूसरा दिया है कि शब्द धन जन, शब्द धन जन, ये ता का ज हो गया सज्जन, सज्जन, सत धन जन, सज्जन।
इसी तरह बृहद धन छवि, बृहद धन छवि, या त के बाद छ आया तो हम अभी पढ़े हैं कि त का छ हो जाता है, तो बृहद छवि, ये आधा त था तो आधा छ हो गया, बृहद छवि हो गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं उत्त धन ज्वाला, उत्त धन ज्वल, यह हो जाएगा उज्ज्वल, उज्ज्वल, उत्त धन ज्वल, उज्ज्वल, दोनों आधा आधा जे रहेंगे, उज्ज्वल हो गया। तो यह पहला नियम रहा। त या द के बाद यदि च या छ आए तो त या द के स्थान पे च हो जाता है, तथा त या द के बाद यदि ज या झ आए तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है। ये पहला नियम था। व्यंजन संधि थोड़ा कठिन है, आप लोग उसे सावधानी से समझेंगे तो समझ लेंगे और उसका नियमित अभ्यास करेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं ख के नियम की ओर। यह दूसरा नियम, ख नियम क्या कहता है? त या द के बाद, त या द के बाद, तो ये त और द के बाद ड या ढ होने पर, त या द के बाद द या ढ होने पर, ड 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 या ढ होने पर द का ड हो जाता है, द का ड हो जाता है, द का ड हो जाता है, और ट या ठ होने पर त का द, त द का ट हो जाता है, ट या ठ होने पर। यदि बाद में ट या ठ हो तो त का द का ट हो जाता है। तो त या द के बाद ड या ढ आए तो द का ड हो जाता है, और यदि बाद में ट या ठ आए, किसके बाद में? द या त या ड के बाद, तो द का ट हो जाता है। यह उच्चारण देखेंगे, उत धन डयन, उत धन डयन। अब सूत्र कहता है इसका भी ड हो जाएगा, तो उड्डयन, दोनों ड हो जाएंगे, उड्डयन, उत धन डयन, उड्डयन। उत धन लाश, हाँ, बृहद धन टीका, बृहद टीका, बृहद धन टीका, बृहद टीका, बृहद धन टीका, बृहद टीका, बृहद टीका, ये भी द का ट हो जाएगा। अब आगे एक और नियम है इसमें कि यदि ल हो तो ल हो जाता है, त या द के बाद, यदि त या द के बाद ल हो तो ल हो जाता है, त तो किसका ल हो जाता है? त का ल हो जाता है, त का ल हो जाता है, हो जाता है, त का ल हो जाता है। उत धन लाश, हो जाएगा उल्लास, ये त का क्या हो गया? ल, उल्लास, उत धन लाश मिलकर हो जाएगा उल्लास। तत् धन लीन, तल्लीन, तल्लीन, तत् धन लीन मिलाकर हो जाएगा तल्लीन, ये त का ल हो जाएगा।
तो ये दूसरा नियम है। यदि द या त या द के बाद ड या ढ आए तो द का ड हो जाता है, जैसे उत्धन डयन, उद्डयन, बृहद दंड टीका, बृहद टीका। इसके बाद में यदि ट आए, ट या ठ आए तो द का ट भी हो जाता है, जैसे बृहद दंड टीका, बृहद टीका। इसके बाद फिर कह रहे हैं कि त या द के बाद यदि ल हो तो उनके स्थान पर, द के स्थान पे या त के स्थान पे ल हो जाता है, जैसे उत्धन लाश, उल्लास, तत् धन लीना, त का ल हो जाएगा तल्लीन, ऐसा हो जाएगा। तो आपको दो नियम मैंने बताया, अब तीसरे नियम की ओर चलते हैं। क च ट ट प ये वर्ग के प्रथम वर्ण है, के बाद न और म होने पर वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। न और म होने पर वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरा है, या ग मान लेते हैं। क च ट त और प के बाद म या न हो तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अब आपको हम उदाहरण से समझाते हैं। जगत धन नाथ, नाथ ये आप देखेंगे तब है, इसके बाद ना आ गया तो उसी का पांचवा जगन्नाथ हो जाएगा। जगन्नाथ अब अंगा हो जाएगा, त का त थ द ध न, अच्छा ठीक है, ना जगन्नाथ हो जाएगा पांचवा वर्ण। जगन्नाथ आधा ना, त का आधा ना होकर के जगन्नाथ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि उत्धन्नत, उत्धन्नत ये देखें त के बाद ना आया तो तभी ना में बदल जाएगा, उन्नत हो जाएगा। उत्धन्नत उन्नत। और दिग्धन्नाथ, दिग्धन्नाथ अब क का अंतिम वर्ण हो जाएगा अंग, दिग्नाथ, दिग्नाथ। और सट धनमास, माँ आ गया आपकी बात, तो ट का अंतिम वर्ण षड़ हो जाएगा, षड़मास, षड़मास ये हो जाएगा षड़मास। ट का पांचवा वर्ण अड़ा हो जाएगा, षड़मास। उद्धन मूलम, ये ता के बाद माँ आया इसलिए उन नाव में बदल जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा। उत्तदन्मूलन, उन्मूलन। ये तीसरा नियम रहा। अब हम गा के बाद गा की ओर चलते हैं। गा चौथा नियम, ये विसर्ग संधि थोड़ा कठिन भी है और बहुत बड़ी भी है। चौथा नियम गा, यह आपके पुस्तक में है, आप लोग उसे लिख लेंगे। तो गा की ओर चलते हैं। गा में कहते हैं वर्णों के प्रथम अक्षर क छ ट ट प से परे कोई स्वर, वर्गों का तीसरा चौथा व्यंजन या अंतस्थ या लवा में से आता है, भाव में से कोई आता है तो प्रथम वर्ग का तीसरा वर्ग हो जाता है। प्रथम वर्ग का तीसरा क और छ त, इसके बाद क छ ट रहेगा यहाँ पे, ट प ट त प के बाद कोई भी स्वर, कोई भी स्वर वर्ग के तीसरे चौथे व्यंजन, वर्ग के तीसरे चौथे व्यंजन
या य र ल व। इसके बाद इसमें एक व्यंजन है ह भी। में से कोई आए तो वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो ये जलाम यशोयंते जलाम यशोजस ये है। तो दिक धन दर्शन पहला उदाहरण, दिक धन दर्शन। यहाँ हम देखते हैं क है, क है इसमें, क यहाँ भी है। द यह वर्ग का तीसरा वर्ण है, त थ द। तो यह का तीसरा हो जाएगा दिक दर्शन। तो हो जाएगा दिक दर्शन, दिक धन दर्शन। तो हो जाएगा ग इसका दिक दर्शन। क का तीसरा वर्ण हो जाएगा दिक दर्शन। दूसरा उदाहरण लेते हैं, दिक धन विजय। इसमें से अ प ब दिक धन विजय। तो विजय व, या रा ला व और ह, या है, रा है, ला है, व है और ह है। तो वह आया। तो ग का ग हो जाएगा दिक विजय। ग बीच में आ जाएगा और मात्रा पहले हो जाएगी, दिक विजय ग यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह अन्य उदाहरण हम लेते हैं, दिक धन अंबर। यहाँ पर स्वर आ गया। यहाँ दिया कोई भी स्वर हो तो ग का ग हो जाएगा दिगंबर, दिगंबर। ये का ग हुआ, आ से मिलकर पूरा ग हो गया और उस पर जो होता है स्वर होकर के दिगंबर बना। दिक धन अंबर दिगंबर, दिक धन गज। यहाँ वर्ग का तृतीय वर्ण आ गया, तृतीय चतुर्थ में से कोई हो तो दिक ग हो जाएगा दिग्गज। दिक धन गज, का ग होकर के दिग्गज बना। इसी तरह जगत धनीश, जगत धनीश। यहाँ स्वर आ गया ता के बाद, और ता हम देखते हैं यहाँ पर है का च ता और ता के बाद तो उसका तीसरा वर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा जगदीश। ता का द हो जाएगा और यह मात्रा मिला करके इसको जगदीश हो जाएगा। तो ये रहा चौथा नियम। और शेष जो होता आज का पाठ यहीं तक, शेष जो होता अगले दिन।